हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। आपको अच्छा लगेगा तो चलें, शुरू करती है। दिव्या, ओ दिव्या, ये महारानी अब तक सो रही है। जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। धूप निकलने वाली है, धोकर छत पर सूखने के लिए डाला, उसके बाद बर्तन धो लेना। अरे उठ, क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। पूरी रात ठंड लगती रही। ये नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। तू कपड़े धोने के डर से ये बहाना कर रही है। चुपचाप उठकर 2 मिनट में अगर तू बाथरूम में कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई लगेगी। माँ, मैं कितनी देर से कंघी लेकर घूम रही हूँ। मेरी चुटिया बना दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। आई मेरी बच्ची, अभी थोड़ा सा रुक, मैं तेरे लिए पहले गर्म दूध लेकर आती हूँ। गर्म दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। दिव्या और शालू, इन दोनों बच्चियों में इसलिए भेदभाव क्योंकि दिव्या ममता की सौतेली बेटी है और शालू ममता की अपनी बेटी है। लगभग 1 साल पहले राजवीर ममता से शादी करके आया था। राजवीर की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी शोभना के गुजर जाने के बाद दिव्या की देखभाल के लिए राजवीर ने ममता से दूसरी शादी की। राजवीर शहर में काम करता था और ममता दोनों बच्चियों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद ममता ने दिव्या पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो दिव्या के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिस बात से राजवीर बिल्कुल बेखबर था। मैं शालू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और ठंड का बहाना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्वेटर को उतार कर यहाँ रख। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। इतनी ठंड में वो मेरे से सारा काम करवाती है। माँ लौट आओ, तुम भगवान के पास क्यों चली गई? दिव्या घर का सारा काम करती है। वो बुखार में तपी हुई थी, पर ममता को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता। उसी समय दिव्या के पापा आ जाते हैं। ममता, ओ ममता, कहाँ हो? दिव्या और शालू तो दोनों स्कूल गई होंगी। अरे आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। दिव्या बेटा, ये तू क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये लड़की भी मेरी एक नहीं सुनती। इसे बुखार था, मैंने इसे आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू आज छुट्टी करके आराम कर ले। मैं शालू को स्कूल छोड़ने गई और ये पीछे से काम पर लग गई। चल छोड़ सारा काम, जाकर बिस्तर पर सो जा। मैं तेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ममता, ये देखकर मुझे बहुत तसल्ली है कि तुम दिव्या का कितना ख्याल रखती हो। अगर जरा सा भी तेरे बापू को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती बल्कि घर पर तेरे ऊपर जुल्म करती हूँ, तो इसी चाकू से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। और मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, पर बोल देना अपने बापू को कि तूने पेट भर खिचड़ी खा ली है। कल की रोटी पड़ी है, वो लाकर दे रही हूँ, चुपचाप खा ले चटनी के साथ। ममता, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं दिव्या और शालू के लिए ये नए स्वेटर और तुम्हारे लिए ये शॉल खरीद कर लाया हूँ। दिव्या ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? दिव्या मेरी बच्ची, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले। जैसे ही राजवीर दिव्या को स्वेटर पहनाने लगता है, वो अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अब तो मैं 2-3 दिन तेरे साथ ही रहूंगा। चुप हो जा। चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वो तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, अब बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 2-3 दिन तक राजवीर गांव में ही रहता है। इस कारण ममता दिव्या को कुछ नहीं कह पाती। 2-3 दिन तक दिव्या बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। खाना पीना, हंसना खेलना, वो दिव्या और शालू के साथ ही समय बिताते थे। पर एक सुबह जब दिव्या सोकर उठी, माँ, पापा कहीं नजर नहीं आ रहे? तू सो रही थी, वो सुबह की बस से वापस शहर चले गए। अब तेरे साथ बहुत हमदर्दी का नाटक हो गया। जाकर घर का सारा काम खत्म करके, इतने दिन के मैले कपड़े रखे हुए हैं, सब धुल जाने चाहिए। और ये नए स्वेटर मुझे दे, शालू पहनेगी ये नए स्वेटर। माँ, ये स्वेटर मेरे है, मैं इसे नहीं दूंगी। ये स्वेटर पापा मेरे लिए लाए हैं। और मोरी मैया, इतनी गज भर लंबी जुबान, ज्यादा ही स्वेटर पर प्यार आ रहा है। आज देखती हूँ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरी रात घर से बाहर रहेगी और वो भी बिना स्वेटर के। पूरा दिन दिव्या बिना स्वेटर पहने कड़ाके की ठंड में घर के सारे काम करती है और रात के समय ममता उसे घर के बाहर खड़ा कर देती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर के अंदर आने दो। आप मेरे स्वेटर ले लो, मुझे ये स्वेटर नहीं चाहिए, मुझे घर के अंदर आने दो। माँ, अच्छा, सुबह तो बड़ी अकड़ से बोल रही थी, मेरे पापा लाए हैं, मेरे पापा का लाया स्वेटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अब सारी अकड़ निकल गई भरी ठंड देखकर। अब मैं भी जिद्दी हूँ, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज तू ठंड में बाहर ही खड़ी रहेगी। दिव्या ठंड से ठिठुर रही थी। कड़ाके की सर्दी थी। गांव वाले भी अपने घरों में दुबके बैठे थे। किसी की भी नजर दिव्या पर नहीं गई। दिव्या एक दीवार के सहारे बैठकर रोने लगी। माँ, बहुत ठंड लग रही है,
दूसरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, पापा भी चले गए। माँ तुम कहाँ हो? माँ दिव्या को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है। चुपचाप सो जा, वरना तुझे भी बाहर उसके साथ खड़ा कर दूंगी। बड़ी आई दिव्या की सगी बहन बनने, सौतेली बहन है वो तेरी, सौतेली। दिव्या की करुण पुकार उसकी माँ के कानों तक पहुँचती है और स्वर्गलोक में शोभना यमराज जी से विनती करती है, हे मृत्यु के देवता, हे धर्मराज, मुझे बस कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है। यमराज जी मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। शोभना, तुमने सदैव बहुत नेक कर्म किए हैं, सबका अच्छा सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए धरती पर जाने की इजाजत देता हूँ, पर ठीक 1 घंटे बाद तुम वापस स्वर्ग लोक में लौट आओगी। आपकी जय हो धर्मराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ माँ पर बहुत उपकार किया है, आपकी सदा ही जय हो यमराज जी। यमराज से विदा लेकर शोभना धरती पर पहुँचती है। राजवीर का मन बेचैन था और उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही गांव की दूसरी बस पकड़कर वापस लौट आता है। उधर शोभना की आत्मा दिव्या के पास जाती है। दिव्या मेरी बच्ची घबरा मत, देख तेरी माँ आ गई है। अपनी माँ को सामने देखकर दिव्या में हिम्मत आ जाती है और वो अपनी माँ की आत्मा से लिपट कर रोने लगती है। शोभना अपना हाथ उठाती है और उसके हाथ में एक कंबल आ जाता है। घबरा मत मेरी बच्ची, ले तू ये गर्म कंबल ओढ़ ले। माँ दूसरी माँ मुझे बहुत मारती है, उन्होंने मुझे ठंड में यहाँ बाहर खड़ा कर दिया। पापा भी चले गए, वो मुझे पापा को कुछ भी नहीं बताने देती। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है, तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। राजवीर शोभना और दिव्या की सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। शोभना, मुझे माफ कर दो, इन सब बातों का कारण मैं हूँ। न मैं दूसरी शादी करता और न मेरी बच्ची के साथ आज ये सब होता। मैं ममता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक माँ की ममता जीत गई और एक पिता का प्यार हार गया। आज तुम्हारी आत्मा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई है और मैं अपनी बच्ची के दर्द को नहीं समझ पाया। धिक्कार है मेरे पिता होने पर। आप तो चले गए थे ना, अब आप कैसे लौट आए? शायद मेरी बच्ची के आंसुओं की आवाज ने मुझे वापस बुला लिया। मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं सब गांव वालों के सामने तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। ऐसा न कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजवीर ममता की एक नहीं सुनता, उसने काम ही ऐसा किया था। अगर ठंड के कहर से बिन माँ की बच्ची दिव्या को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। यही सब सोचकर राजवीर ममता को घर से निकाल देता है। अब मुझे जाना होगा, मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था। अपना और दिव्या का ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद मेरी बच्ची दिव्या के साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर शोभना की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उस दिन से राजवीर अपनी बेटी के लिए माँ भी था और पिता भी। दिव्या भी अपने पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थी। राजवीर दिव्या को अपने साथ शहर ले जाता है और वहाँ एक स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देता है। राजवीर शालू के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो हर महीने ममता को शालू की परवरिश के लिए खर्चे के पैसे भेज दिया करता था, पर ममता को उसने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया और न ही कभी माफ किया। एक समय की बात है, चित्रपुर राज्य में एक राजा अपनी रानी और पुत्री माला के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा और रानी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर अचानक रानी बीमार पड़ी और ज्यादातर अपने कक्ष में ही रहने लगी। रानी के कक्ष की छत पर चिड़िया का एक घोंसला था। अक्सर रानी चिड़िया के परिवार को देखती रहती थी। चिड़िया के एक छोटा बच्चा भी था। एक बार चिड़िया बीमार पड़ी और मर गई। चिड़िया के मरते ही चिड़े ने दूसरी चिड़िया को अपने घोंसले में जगह दे दी और अपने बच्चे को वहाँ से धक्का दे दिया। ये सब होते देख रानी का मन बहुत दुखी हुआ और वो सोच में पड़ गई, कहीं मेरे मर जाने के पश्चात राजा दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे और दूसरी माँ के आते ही मेरी माला को महल से तो नहीं। मुझे इस बारे में राजा से बात करनी ही होगी। सुनिए, मुझे वादा कीजिए कि आप मेरी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मेरे मरने के पश्चात आप माला के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। आप माला का पूरा ध्यान रखेंगे। महारानी, आपको कुछ नहीं होगा। फिर भी आप मुझे वचन दीजिए। ठीक है महारानी, हम वचन देते हैं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। महारानी, आप आंखें खोलिए। वैद्यराज, देखिए महारानी को क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? महाराज, महारानी स्वर्ग सिधार गई है, अब ये कभी नहीं उठेंगी। महारानी, मैं माला को क्या जवाब दूं? वो आपके बिना कैसे रहेगी?
पिताजी, माँ कहाँ चली गई? माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। माला बेटी, तुम्हारी माँ वो सामने आसमान में तारा बन गई है। रानी के चले जाने के बाद राजा अपना पूरा समय माला की देखभाल में ही लगाता था। उसने राजकाज संभालना छोड़ दिया था। इस वजह से मंत्री भी बहुत परेशान थे। एक दिन, महाराज, सभी मंत्री यही चाहते हैं कि आप दूसरा विवाह कर लें। प्रजा की भी यही इच्छा है। माला बिटिया को भी माँ का प्यार मिल जाएगा और राजकाज में भी आपको सहायता मिलेगी। मुझे राजकाज के लिए और माला की परवरिश के लिए दूसरा विवाह करना ही होगा। मुझे माफ कर देना महारानी, मैं आपको दिया वचन पूरा नहीं कर सका। पिताजी, ये कौन है? माला बिटिया, ये तुम्हारी नई माँ है। आज से तुम इनको माँ बुलाओगी। आप मेरी नई माँ हो? मेरी नई माँ आ गई। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ माँ। अब माला को माँ का प्यार मिल जाएगा, शायद उसकी उदासी दूर हो जाए और अब वो खुश रहे। राजा ने जैसा सोचा सब कुछ उसके विपरीत ही हुआ। माला की सौतेली माँ उमा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। आज से ये राजमहल में घूमना फिरना बिल्कुल बंद। आज से मेरे कक्ष की सारी साफ सफाई तुम करोगी और यदि महाराज के कानों तक ये बात पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दासियों, आज से इसे भी अपने साथ कामकाज में लगाओ और इस पर बिल्कुल भी तरस खाने की जरूरत नहीं है, समझी? पर माँ, मैंने तो कभी इतना काम नहीं किया। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो माँ? मैं इसलिए तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हूँ क्योंकि तू सौतेली है, समझी? धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उमा माला पर बहुत अत्याचार करती थी। कुछ समय पश्चात उमा ने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसकी बेटी को जन्म के थोड़े समय बाद चेचक निकल आई और उसके चेहरे पर चेचक के निशान रह गए, जिसकी वजह से उमा माला से और नफरत करने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नहीं माँ, मुझे बहुत तंग करती है माँ। वो मुझे भूखा रखकर सारा दिन काम करवाती है। मैं पिताजी को भी कुछ नहीं कह सकती, नहीं तो नई माँ मुझे बहुत मारेगी और मुझे इस महल से बाहर निकाल देगी। ये रोशनी कैसी है? माँ, तुम आ गई? मैंने तुम्हें बहुत याद किया माँ। तुम्हें भूख लगी है ना? कुछ खाओगी? हाँ माँ, वो दूसरी माँ मुझे खाना भी नहीं देती और बहुत काम करवाती है। माला बेटी, ये जादुई घड़ा है। जब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो तुम इस जादुई घड़े में हाथ डालना, वो चीज तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। पर ये बात तुम अपने पिताजी को या किसी को भी नहीं बताना। माला को जादुई घड़ा देकर उसकी माँ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। माला अब उस जादुई घड़े में से अपने खाने के लिए पसंद की चीज ले लिया करती थी। माला अब बहुत खुश रहने लगी थी। ये देखकर उमा चौंक जाती है। ये माला दिन पर दिन इतनी मोटी कैसे होती जा रही है? इसे तो कमजोर होना चाहिए था। मैं तो इसको कुछ खाने के लिए नहीं देती हूँ, सारा दिन भूखा रखती हूँ और काम भी बहुत करवाती हूँ, पर ये कमजोर नहीं हुई और न ही मेरे से खाना मांगती है। कुसुम, ये माला आखिर अपनी भूख कैसे मिटा रही है? कौन इसे खाना दे रहा है? इसका पता लगाकर मुझे बता। ठीक है माँ, मैं पता लगाती हूँ। जादुई घड़े, मुझे आज पूरी पकवान खाने का बहुत मन है, जल्दी से दे दो। अरे ये क्या, खाने की इतनी सारी चीजें, वो भी इस घड़े में से। मैं ये बात माँ को बताती हूँ। माँ, माला दीदी के पास एक घड़ा है जिसमें से वो कुछ भी खाने का मांग लेती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये जादूगरनी कैसे इतनी मोटी होती जा रही है। अब बताती हूँ इसे। उमा माला से घड़ा छीनकर तोड़ देती है। बेचारी माला फिर से उदास हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माला और कुसुम बड़ी हो गई थी। राजा को माला के विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने सभी राज्यों में माला के लिए अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन, महारानी उमा, माला के लिए एक बहुत ही सुंदर वर मिल गया है, जो कि एक बहुत बड़े राज्य का राजकुमार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। माला की शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। मैं इसकी शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मुझे तांत्रिक बाबा से मिलना ही होगा। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ भी करके माला का विवाह रोकना है। महारानी, आप किसी भी तरह ये कील माला के सिर में घोंप देना, आपका काम हो जाएगा। उमा तांत्रिक का दिया कील लेकर वापस महल आ गई और विवाह के दिन
अरे माला बेटी, आओ आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। आखिर मैं भी तो माँ होने का फर्ज निभाऊं। लाओ, मैं तुम्हारी बालों में कंघी कर देती हूँ। माँ कितना बदल गई हैं। जल्दी से ये कील इसके सिर में घूम देती हूँ। आह, माँ मेरे सिर में कुछ चुभा। माला ने एक चिड़िया का रूप ले लिया। ये देख उमा जोर जोर से हंसने लगी। अब बन दुल्हन, बड़ी आई मेरी बेटी की जगह लेने वाली। अब तू उम्र भर चिड़िया बनकर यही महलों में मंडराती रहना। अब तेरी जगह मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। उमा ने माला की जगह कुसुम को दुल्हन का जोड़ा पहना दिया और चेहरे को घूंघट से ढक दिया। किसी को भी कुछ पता नहीं चला और माला की जगह कुसुम का विवाह राजकुमार से हो गया। विवाह के पश्चात जैसे ही राजकुमार अपने कमरे में गया, घूंघट उठाते ही वो चौंक गया और बोला, तुम कैसे? तुम माला नहीं हो, तुम तो उसकी छोटी बहन कुसुम हो। माला कहाँ है? तुम दुल्हन के रूप में क्या कर रही हो? मेरी शादी तो माला से हुई है। माला किसी के साथ भाग गई है। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही मैंने आपसे विवाह किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब जो बिन गया सो मोती। अब ये तुम्हारी पत्नी है, इसे स्वीकार करना ही तुम्हारा धर्म है पुत्र। दूसरी तरफ राजा माला के लिए उदास रहने लगा। उमा, हमारी माला ऐसी नहीं थी कि किसी के साथ भाग जाए। महाराज, मुझे तो विवाह के दिन पता चला, इसलिए ही मैंने कुसुम को इस विवाह के लिए तैयार किया। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए राजा को वो चिड़िया दिखाई देती है। महल के बगीचे में ये इतनी सुंदर चिड़िया, पर ये तो कोई गीत गुनगुना रही है। हो जाती मैं पिता पराई, मिलना था ससुराल पिया, सिर पर उस दिन वार किया, बना दिया मुझको चिड़िया। ये कौन सा गीत गा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। राजा रोजाना चिड़िया को देखता और उसको पकड़ने की कोशिश करता, पर चिड़िया उड़ जाती थी और गीत गाने लगती थी। कुछ दिन बाद इस चिड़िया को पकड़ना मुश्किल है, कोई तरकीब लगानी होगी। इस डाली पर चिपचिपा गोंद लगा देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे, मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरे पंख चिपक गए हैं। अब समझूंगा आखिर तुम कौन सा गीत गाती हो। पर चिड़िया रानी, तुम तो बहुत गंदी हो रही हो। तुम पर तो सारी धूल मिट्टी लगी हुई है और ये गोंद भी तुम्हारे पंखों पर लग गया है। चलो, पहले मैं तुम्हें नहला देता हूँ, फिर तुम्हारा गीत सुनूंगा। अरे चिड़िया रानी, ये तुम्हारे सिर पर कील कैसा? तुम्हें इससे कितना दर्द हो रहा होगा। ये कील तुम्हारे सिर में किसने घोंप दिया? रुको, घबराओ नहीं, मैं इस कील को अभी निकाल देता हूँ, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। राजा ने जैसे ही चिड़िया के सिर में से कील निकाला, वो माला के रूप में आ गई। माला, मेरी बेटी, तुम चिड़िया के रूप में? ये सब क्या है बेटी? तुम्हें ये चिड़िया का रूप कैसे मिला? अचानक चिड़िया को माला के रूप में देखकर उमा डर गई और माला राजा को सच्चाई बताए इससे पहले ही वो राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माँ की ममता में अंधी हो गई थी। मैंने कुसुम और माला के बीच सगी और सौतेली का फर्क किया। क्या ये सब तुमने किया महारानी उमा? हम तुम्हें इसी वक्त देश निकाला देते हैं। सैनिकों! नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे देश निकाला मत दीजिए। पिताजी, चाहे माँ कैसी भी है, पर है तो मेरी माँ ही ना। और फिर इन्होंने जो कुछ भी किया मेरी बहन कुसुम के लिए ही किया। पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए। देखा तुमने महारानी, मेरी माला कितने बड़े दिल की है। आज भी ये तुम्हारा ही पक्ष ले रही है। माला, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। माला सब कुछ भूलकर उमा की सारी गलतियां माफ कर देती है। कुछ समय पश्चात राजा एक उचित वर ढूंढकर माला का विवाह संपन्न कर देता है। नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी 8 साल की थी। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। नंदिनी के पिता ने बहुत से डॉक्टर बदले, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नंदिनी की माँ को नंदिनी की फिक्र थी। उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगी। एक दिन नंदिनी की माँ ने उसके पिता को बुलाया और कहा, सुनो जी, मुझे पता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरे जाने का समय नजदीक है। बस मुझे नंदिनी की चिंता है। वो मेरे बिना कैसे रहेगी? आप मेरे मरने के बाद उसे संभाल लेना। नंदिनी को आप मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। आप मुझे वचन दो, आप उसका ध्यान रखोगे ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो जानकी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और नंदिनी का तुम ही ख्याल रखती आई हो और आगे भी तुम ही रखोगी। कुछ दिनों बाद जानकी का स्वर्गवास हो जाता है। नंदिनी और उसके पिता अकेले रह जाते हैं। नंदिनी अक्सर अपने पिता से पूछती है, पिताजी, माँ कहाँ चली गई? माँ की बहुत याद आती है पिताजी। मुझे
माँ के हाथ से ही खाना खाना है। नंदिनी मेरी बिटिया, तुम्हारी माँ आसमान का तारा बन गई है। किसी तरह गणेश नंदिनी को खाना खिलाकर सुला देता है, पर गणेश बहुत चिंता में पड़ जाता है कि नंदिनी एक माँ के प्यार के बिना कैसे पलेगी, बड़ी होगी। उसे यही महसूस होता है कि नंदिनी को एक माँ के प्यार की जरूरत है। अगले दिन गणेश की मौसी गांव से आती है। वो गणेश को नंदिनी की खातिर फिर से घर बसाने को कहती हैं, ताकि नंदिनी को एक माँ का प्यार मिल सके। मौसी और रिश्तेदारों के बार बार जोर देने पर गणेश नंदिनी की खातिर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद गणेश की शादी माला नाम की लड़की से हो जाती है। गणेश नंदिनी को बताता है कि माला उसकी नई माँ है। नंदिनी माला को नई माँ के रूप में देखकर बहुत खुश होती है। माला स्वभाव से बहुत ही चालाक और तेज तर्रार थी। गणेश के सामने तो वो नंदिनी से बहुत प्यार से बात करती थी, मगर जब गणेश काम पर जाता तो माला पीछे से नंदिनी पर बहुत अत्याचार करती थी। नंदिनी माला के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, पर माला के डर से वो अपने पिता को कुछ नहीं बता पाती थी। नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती थी। अब माला की अपनी भी एक बेटी पैदा हो गई थी, जिसका नाम पूर्वी था। माला ने नंदिनी पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था। धीरे धीरे नंदिनी और पूर्वी बड़ी हो गई। नंदिनी बहुत ही सुंदर और समझदार हो गई थी, जबकि पूर्वी बहुत ही लापरवाह और बिगड़ी हुई थी। हर वक्त पार्टियों में घूमना, शॉपिंग करना, यही उसका काम था। पूर्वी भी अपनी माँ माला की तरह ही नंदिनी को तंग किया करती थी। सारा दिन अपना काम करवाना, नंदिनी पर अत्याचार करना, यही सब बचपन से अपनी माँ माला से उसने सीखा था। नंदिनी के प्रति दोनों के इस व्यवहार को देखकर नंदिनी का पिता गणेश बहुत दुखी होता था और यही सोचता था कि काश वो दूसरी शादी ना करता तो नंदिनी को सौतेली माँ का अत्याचार ना सहना पड़ता। एक दिन पूर्वी अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी अलमारी में ये कुछ फटे पुराने कपड़े रखे हैं, बेकार की जगह घेर रहे हैं, इन्हें नंदिनी को दे दो। वैसे भी कल मैं मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ, तो नए कपड़ों के लिए जगह बन जाएगी। पूर्वी, तुम नंदिनी को अपने फटे पुराने कपड़े दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो मेरी बेटी अपने कपड़े दे रही है, ऊपर से तुम मेरी बेटी को ही सुना रहे हो। चल पूर्वी अपने कमरे में, ये दोनों बाप बेटी तो तुझे नजर लगा देंगे। नंदिनी रोने लगती है। गणेश नंदिनी को चुप होने को कहता है। एक दिन पूर्वी को एक फोन आता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। वो अपनी माँ माला से कहती है, माँ, अभी अभी मेरी सहेली सुषमा का फोन आया है। हमारे शहर में एक बड़ी कंपनी अपनी मैगजीन के कवर पेज के लिए बेस्ट मॉडल चुनने के लिए ऑडिशन लेने वाली है। इसके लिए एक स्टेज शो होगा। जो भी मॉडल ड्रेस में सबसे अच्छी दिखेगी वही ये स्टेज शो जीतेगी। माँ, मैं ही वो कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। मेरी जगह और किसी भी मॉडल की फोटो उस मैगजीन के कवर पेज पर नहीं छपेगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम देखना, हम ऐसी ड्रेस डिजाइन करवाएंगे कि सारे जज बस तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। माँ, सुषमा ये भी कह रही थी कि इस शो में शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर किशोरी लाल जी का इकलौता बेटा पंकज भी आने वाला है और सुना है फाइनल नतीजा उसी के कहने पर निकलेगा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर एक बार किशोरी लाल के बेटे को तुम अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दो और वो तुमसे शादी करने के लिए पागल हो जाए तो कसम से हमारी तो जिंदगी ही बदल जाए। बस अब देर मत कर, जल्दी से तैयारी में लग जा इस कंपटीशन की। नंदिनी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है और फिर अपनी ओर देखती है। फटे पुराने कपड़े, धूल से सने बाल, वो अपनी ओर देखकर चुप हो जाती है। गणेश नंदिनी को उदास होता देख उसके पास जाता है और उससे कहता है, नंदिनी मेरी बिटिया, आज तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। न मैं दूसरी शादी करता और न ही माला जैसी अत्याचारी सौतेली माँ तुझे मिलती। मैं तो तेरे लिए माँ लाना चाहता था, पर माला से शादी करके मैंने तुझे सौतेली माँ दे दी। मुझे जानकी ने तुम्हारी देखभाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, पर मैं जानकी को दिया वचन नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दे बिटिया। नहीं पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और आप रोइए मत, नहीं तो मेरा मन भी दुखेगा। गणेश उदास मन से वहाँ से चला जाता है। वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद कंपटीशन की तारीख होती है। शो वाले दिन पूर्वी अपनी माँ के साथ तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाती है। नंदिनी उदास मन से रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, पिताजी बचपन में समझाया करते थे कि तुम आसमान में तारा बन गई हो। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ माँ,
रोते रोते नंदिनी की आंखों के आगे चमकीली रोशनी आ जाती है और उस रोशनी में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो नंदिनी को पुकारती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, घबरा मत, मैं तो तेरे पास ही हूँ, आ मेरे गले से लग जा मेरी बच्ची। माँ तुम क्यों चली गई? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है, मैं क्या करूँ माँ? अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा। माँ मैं भी नई माँ को अपनी माँ मानती हूँ, फिर वो हमेशा मुझसे भेदभाव क्यों करती हैं? आज भी प्रतियोगिता के लिए वो पूर्वी को ही तैयार कर रही हैं। तू रो मत नंदिनी मेरी बच्ची, मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जिसे पहनते ही तू किसी परी की तरह सुंदर दिखने लगेगी। ये ले नंदिनी, ये जादुई चप्पल है, इसे पहनते ही तेरी वेशभूषा बिल्कुल बदल जाएगी। पर याद रखना, अपना चेहरा छुपा कर रखना ताकि माला या पूर्वी तुम्हें पहचान न सके। पर एक बात का ध्यान रखना, रात 12 बजे से पहले तुम्हें लौटना होगा, क्योंकि इस जादुई चप्पल का जादू रात 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। नंदिनी जैसे ही जादुई चप्पल पहनती है वैसे ही बहुत ही सुंदर साड़ी पहने वो तैयार हो जाती है। नंदिनी की वेशभूषा बहुत ही सुंदर होती है, जिसमें नंदिनी बिल्कुल एक मॉडल की तरह तैयार हुई दिखाई देती है। नंदिनी अपने आप को देखती है, उसके फटे पुराने कपड़े और बाल सुंदर साड़ी और खूबसूरत बालों में बदल जाते हैं। तब जानकी की आत्मा उससे कहती है, नंदिनी अब मेरे जाने का समय आ गया है, तुम हिम्मत से इस प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नंदिनी दुखी मन से अपनी माँ को विदा करती है। वो अपने चेहरे को साड़ी के पल्ले से ढक लेती है। वो जैसे ही छुपती छुपाती घर के बाहर पहुँचती है, एक चमचमाती गाड़ी उसके सामने आ जाती है। गाड़ी में से एक ड्राइवर बाहर निकलता है और नंदिनी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नंदिनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी सीधी शो वाले स्थान पर पहुंचकर रुक जाती है। नंदिनी थोड़ी घबराई हुई सी गाड़ी से बाहर निकलती है। वो स्टेज के पीछे वाली जगह पर पहुंचती है। थोड़ी देर में ही शो शुरू होने वाला होता है। नंदिनी देखती है पूर्वी भी वहीं आसपास खड़ी है। नंदिनी घूंघट से चेहरे को ढकी रहती है। तभी शो शुरू होने की आवाज आती है कि सारी लड़कियां लाइन में रेडी हो जाएं। नंदिनी भी लाइन में लग जाती है। धीरे धीरे सभी लड़कियां एक एक करके स्टेज पर जाने लगती हैं। शो शुरू हो जाता है। पूर्वी भी अपनी ड्रेस को दिखाती हुई स्टेज पर आती है। सभी मॉडल नंदिनी को देख रही होती हैं कि ये घूंघट में कौन है। तभी नंदिनी का नंबर आ जाता है। नंदिनी स्टेज पर जाती है। नंदिनी जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है, वहां बैठे सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। घूंघट में सजी हुई मॉडल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं बैठा किशोरी लाल जी का बेटा पंकज भी नंदिनी को देखता रहता है। माला की नजरें लगातार नंदिनी पर टिकी हुई थी कि आखिर ये कौन है। नंदिनी वहाँ बैठे सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। तभी वहाँ की घड़ी में 12 बजने का संकेत होता है। नंदिनी घबरा जाती है और स्टेज के पीछे आने लगती है। पंकज जब उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। पंकज को पीछे आता देख नंदिनी घबरा जाती है। जादुई चप्पल का जादू खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो गाड़ी भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। बड़ी मुश्किल से नंदिनी एक ऑटो रिक्शा को रोकती है और जल्दी से उसमें बैठने लगती है। तभी उसकी एक चप्पल वहाँ गिर जाती है। नंदिनी चप्पल वहीं छोड़ ऑटो रिक्शा में चली जाती है। नंदिनी फिर से अपने उसी रूप में आ जाती है। पंकज वहाँ आता है और देखता है कि नंदिनी वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर नंदिनी के पैर से छूटी चप्पल पर पड़ती है। वो उस चप्पल को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। नंदिनी जैसे तैसे घर पहुँचती है। माला भी पूर्वी के साथ घर पहुँच जाती है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो मॉडल कौन थी जिसने साड़ी में घूंघट निकाल रखा था। अरे होगी कोई राह चलती सस्ती मॉडल। ये सब छोड़ो माँ, बस तुम देखना, ये खिताब तो मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि पंकज की नजरें सिर्फ मुझे ही देख रही थी। नंदिनी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। अगले दिन पंकज अपने ऑफिस में आता है और मैनेजर को बुलाता है। सुधीर, मुझे वही मॉडल चाहिए अपने कवर पेज के लिए जिसने कल रात साड़ी के साथ घूंघट कर रखा था। उस मॉडल का लिबास बहुत ही सुंदर था। मुझे सभी मॉडल की लिस्ट चाहिए। ये जितने भी मॉडल कल स्टेज शो में भाग लेने आई थी, एक एक करके उन सभी के घर का पता निकालो। ये चप्पल उन्हीं में से एक मॉडल की है। हमें पता करना है कि जिस मॉडल के पैर में ये चप्पल पूरी आ जाएगी, वही कल रात साड़ी में थी। पंकज मैनेजर को सभी मॉडल्स के घर भेजता है। मैनेजर एक एक करके सभी मॉडल्स के घर जाता है और उन्हें उस चप्पल को पहनने को कहता है, पर चप्पल किसी भी मॉडल के पैर में पूरी नहीं आती। मैनेजर वापस लौट आता है और पंकज को सारी बात बताता है। पंकज सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन थी जो कल साड़ी में घूंघट किए शो में भाग लेने आई थी। पंकज ऑफिस से घर आ जाता है। रात को सोते वक्त पंकज के सपने में नंदिनी की माँ जानकी की आत्मा आती है।
उठो पंकज, तुम जिस लड़की की तलाश में हो वो तुम्हें पूर्वी के घर पर ही मिलेगी। तुम कल एक बार फिर से पूर्वी के घर जाओ, वहां जाकर चप्पल उस लड़की को पहनाना। उस लड़की के पैर में ये चप्पल आ जाएगी। अचानक से पंकज का सपना टूट जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो सपने के बारे में सोचता रहता है और ऑफिस जाकर मैनेजर से कहता है कि पूर्वी जिसने शो में भाग लिया था उसके घर वो खुद जाना चाहता है। पंकज पूर्वी के घर पहुंचता है, पर उसे वहां माला और पूर्वी के सिवा कोई दूसरी लड़की नजर नहीं आती है। वो माला से कहता है, क्या आपके घर से किसी और लड़की ने भी शो में भाग लिया था? नहीं नहीं पंकज जी, शो में सिर्फ पूर्वी ने ही भाग लिया था। हमारे घर में और ऐसा कोई है ही नहीं जो मॉडल हो और पूर्वी की तरह सुंदर हो। ये कौन है जो सामने झाड़ू लगा रही है? पंकज जी, ये हमारे घर में काम करती है। सुनो, जरा इधर आना। जी, आपने मुझे बुलाया? जरा इस चप्पल को पैर में पहन सकती हैं आप? माला और पूर्वी पंकज को ऐसा करते देख हैरान हो रही थी, क्योंकि उनको भनक तक नहीं थी कि नंदिनी ही वो मॉडल हो सकती है। पंकज नंदिनी को वो जादुई चप्पल पहनने को कहता है। नंदिनी जैसे ही वो चप्पल पहनती है उसके पैर में पूरी आ जाती है। पंकज को यकीन हो जाता है कि नंदिनी ही असली मॉडल है जो कल रात साड़ी में आई थी। पंकज नंदिनी को दूसरी चप्पल लाने को कहता है। नंदिनी अंदर जाकर दूसरी चप्पल लेकर आती है। सब देखकर हैरान रह जाती हैं कि नंदिनी ही असली मॉडल है। तभी नंदिनी का पिता गणेश आ जाता है। नंदिनी सारी बात अपने पिता को बताती है कि किस तरह वो कल शो में भाग लेने के लिए गई थी। गणेश नंदिनी पर बचपन से माला और पूर्वी द्वारा किए जाने वाले सारे अत्याचारों के बारे में पंकज को बताता है। वो पंकज को बताता है कि नंदिनी बचपन से ही अपनी माँ को खोने के बाद माला के अत्याचारों को सह रही है। पंकज को याद आता है कि कल रात जो उसके सपने में आई थी वो नंदिनी की असली माँ जानकी की आत्मा थी। वो गणेश को सपने की बात बताता है। नंदिनी रोने लगती है। गणेश उसे चुप कराता है और कहता है, नंदिनी, तू रो मत मेरी बेटी। देख, तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और हमेशा रहेगा। तेरी माँ ने जादुई चप्पल देकर तेरी सहायता की। अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों को मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। अपनी ही बेटी पर अत्याचार करने के जुर्म में इन्हें सजा भी हो सकती है। शायद ये इस बात से बेखबर है। नहीं नहीं पंकज जी, ऐसा मत कीजिए। ये मेरी माँ और बहन जैसी भी हैं, पर है तो मेरी अपनी ही ना। मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को जेल में नहीं देख सकती। ऐसा मत कीजिए पंकज जी, पुलिस को मत बुलाइए। तुम दोनों देख रही हो, तुमने इस पर कितने अत्याचार किए, कितने कष्ट दिए, फिर भी ये लड़की आज भी तुम दोनों का ही ध्यान रख रही है, तुम दोनों के बारे में ही सोच रही है। अब तो सुधर जाओ तुम दोनों, भगवान से थोड़ा तो डरो। नंदिनी की बातें सुनकर माला और पूर्वी दोनों रोने लगती हैं और माफी मांगने लगती हैं। नंदिनी उन्हें माफी मांगने के लिए मना करती है। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उसे अपनी माँ और बहन मिल गए थे।